Today I am going to teach an important chapter Animal Kingdom, जो 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनिमल किंगडम। जंतु जगत। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से जीवों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी और अपन बोल सकते हैं वर्गीकी। तो टेक्सोनोमी क्या है, वर्गीकी क्या है? देखिए, कोई भी जीव है, सबसे पहले उस जीव का नामकरण, उसका नाम दिया जाता है। नोमेनक्लेचर यानी उसका नाम देना। उसके बाद में उसको क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उनको वर्गीकृत करना, क्लासिफाई करना। और उसके बाद में इसका पहचान यानी इसका आइडेंटिफिकेशन। देखिए, अपन ये बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी जीव की पहचान, उस जीव का नामकरण और उस जीव के वर्गीकरण संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं वर्गीकी या टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब तीन चीज़ें ध्यान में रखना आप। किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करना कि जीव कौन सा है, उसके बाद में उसका नामकरण देना कि उसका नाम क्या है जीव का, और उसके बाद में क्या होगा, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना। अब देखिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। एक एरिस्टोटल यानी अरस्तु, जिनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान के या जंतु विज्ञान के जनक। कौन? अरस्तु। अब इनकी एक बुक थी, पुस्तक थी, बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक में उन्होंने जीवों को क्लासिफाई किया। अब उसका क्लासिफाई करने का बेस क्या था कि कलर ऑफ ब्लड, रक्त के रंग के आधार पर। यानी उन्होंने सारे के सारे जीवों को क्या किया, जो भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक में था एनाइमा और दूसरे में था एनाइमा। एनाइमा और एनाइमा। तो इस प्रकार से दो ग्रुप में क्लासिफाई करने का इनका बेस क्या था, इनका आधार क्या था? देखें, द एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, जिन जीवों के रुधिर का रंग लाल नहीं था, उनको उन्होंने कौन से ग्रुप में रखा? एनाइमा ग्रुप में रखा। और द एनिमल्स विद रेड ब्लड, जिनके रुधिर का रंग लाल था, उसको किस में रखा? एनाइमा में। तो यानी जीवों को क्लासिफाई करने के लिए कोई न कोई बेस होता है, आधार होता है। उसके बाद में क्या किया इन्होंने, जो एनाइमा के जीव थे उनको फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एक ग्रुप था ओविपेरा, जिनको अपन बोल सकते हैं अंडज यानी अंडे देने वाले जीव। और दूसरे में रखा उन्होंने विविपेरा, जरायुज यानी शिशुओं को जन्म देने वाले जीव। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है कि किस प्रकार से अरस्तु ने सारे के सारे जीवों को अपनी बुक में क्लासिफाई किया। उनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, और हिस्टोरिया एनिमेलियम में उन्होंने सारे के सारे एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप था एनाइमा, दूसरा ग्रुप था एनाइमा। एनाइमा जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं था, और एनाइमा जिनके रुधिर का रंग लाल था। फिर उन्होंने जो एनाइमा है उनको फिर से दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। ओविपेरा, अंडे देने वाले जीव, विविपेरा, शिशुओं को जन्म देने वाले जीव। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जीवों को क्लासिफाई करने के लिए, जीवों को वर्गीकृत करने के लिए कुछ बेस होता है, कुछ आधार होता है। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि जीवों को क्लासिफाई करने का
बेस क्या है, आधार क्या है, किस आधार पर जीवों को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो ये अपना 11th क्लास का चैप्टर है जिसमें आप देखोगे कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जीवों को वर्गीकृत करने के आधार क्या है। सबसे पहले अपन आधार देखते हैं कि सबसे पहला बेस है, अपन देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तो देखिए नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर अपन दो ग्रुप बना सकते हैं। एक तो कौन से, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय के जीव, और दूसरे मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय के जीव। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर जीवों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक तो है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय के जीव जिनका शरीर केवल सिंगल सेल से बना है, और इन जीवों को एक ग्रुप में रख दिया। कौन सा ग्रुप है वो, प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर रख दिया। दूसरे जीव कौन से हैं कि एक से अधिक सेल यानी मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय के जीव जिनके बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया, मेटाजोआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जीवों को दो ग्रुप में रख दिया गया। जो एक कोशिकीय के जीव हैं उनको प्रोटोजोआ ग्रुप में रख दिया, और जो बहुकोशिकीय के जीव हैं उनको रख दिया मेटाजोआ के अंदर। अब देखिए सेल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक समान सेल्स मिलकर के बना रहे हैं टिश्यू यानी उत्तक, और बहुत सारे उत्तक मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन, एक अंग बना रहे हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जैसे पाचन तंत्र है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो फिर क्या किया कि ये जो मेटाजोआ के जीव है उनको फिर से दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। एक ग्रुप में थे टिश्यू लेवल के जीव, सॉरी सेलुलर लेवल के जीव, और दूसरी ओर आगे टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। तो जिन जीवों में केवल अलग अलग सेल्स ही हैं, सेल्स मिलकर के और हर एक सेल अपना अलग से कार्य कर रहा है, जैसे जितने भी स्पंज हैं पोरीफेरा के जीव। तो ये जो सेलुलर लेवल का जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, जिनका शारीरिक संगठन केवल कोशिकीय के स्तर का था, उन जीवों को रखा दिया गया किसमें, पैराजोआ। और जिनमें उत्तक या अंग स्तर का शारीरिक संगठन था उसको हम रखा उन्होंने यूमेटाजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। और पैराजोआ के अंदर केवल एक ही ग्रुप आ गया, कौन सा, पोरीफेरा। और इधर सारे के सारे बाकी जीव यानी सिलेंट्रेटा से लेकर के और कॉर्डेट तक के सारे जीव किसके अंदर आ गए, यूमेटाजोआ के अंदर आ गए। तो आपको मेनली ध्यान में रखना है कि जीवों को उनमें पाई जाने वाली सेल्स की संख्या के आधार पर दो ग्रुप में रख दिया, यानी सिंगल सेल वाले जीव प्रोटोजोआ के अंदर, बहुकोशिकीय के जीव मेटाजोआ के अंदर। और मेटाजोआ के अंदर भी जिन जीवों का शारीरिक संगठन केवल कोशिकीय के स्तर का था, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, उनको रखा पैराजोआ में। और उसमें एक ही फाइलम को सम्मिलित किया गया है, पोरीफेरा, जिनको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। दूसरा, जिनमें उत्तक स्तर का या अंग स्तर का या अंग तंत्र का शारीरिक संगठन है, उन जीवों को रखा दिया गया। एक ग्रुप है यूमेटाजोआ, जिसमें सिलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक के सारे जीव किसमें है, यूमेटाजोआ के अंदर है। तो पहला अपना बेस था नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा अपन बेस देखते हैं, दूसरा अपन आधार देखते हैं कि शरीर की सम्मिति यानी बॉडी सिमेट्री। और बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स
ऑन मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। तो जो दूसरा बेस है वो अपन देखते हैं, बॉडी सिमेट्री, यानी शरीर की सममिति। सममिति का मतलब होता है शरीर की मुख्य अक्ष पर अंगों की स्थिति। अब इस आधार पर जीव या तो क्या है, पहले है एसिमेट्रिकल, यानी असममित जीव। असममित जीव कौन से हैं? देखिए, जैसे कोई भी जीव है जिसके शरीर का आकार अनियमित आकार है, तो यदि जीव के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल, कोई भी प्लेन जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त नहीं कर सकता है। एनी प्लेन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी जीव के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल यदि जीव को दो समान भागों में विभक्त नहीं कर सकता है, तो ऐसे जीव कौन से जीव हैं? असममित जीव हैं, एसिमेट्रिकल जीव हैं। और ऐसी सममिति को क्या कहेंगे? असममिति। जिसके एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल देखें तो जैसे अमीबा और पोरीफेरा, यानी अमीबा अनियमित आकार का है तो उसके दो इक्वल पार्ट हो ही नहीं सकते। दूसरा, पोरीफेरा संघ के अधिकांश जीव भी कैसे मिलेंगे? असममित जीव मिलेंगे। तो शरीर की सममिति के आधार पर एक तो कौन से जीव हैं? असममित जीव हैं। दूसरा अपन देखते हैं रेडियल सिमेट्री, यानी अरीय सममिति या अरीय सममित जीव, ये कह सकते हैं अरीय सममित जीव। अरीय सममित जीव का मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोई एक जीव है, इसके सेंटर से, इसके केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल जीव को दो समान अर्धांशों में व्यक्त कर रहा है। कोई भी तल, कोई भी तल, तो ये जीव क्या कहलाते हैं? अरीय सममित जीव कहलाते हैं। और ऐसी सममिति को क्या कहेंगे? अरीय सममिति। जैसे मान लीजिए ये एक जीव है, इसके सेंटर से कोई भी तल इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? एनी प्लेन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी जीव के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त करता है, तो ये जीव क्या है? अरीय सममित जीव है। और ऐसी सममिति को क्या कहेंगे? अरीय सममिति, यानी रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा फाइलम, सिलेंट्रेटा संघ के सारे जीव क्या है? अरीय सममित जीव हैं। तीसरी जो सममिति है वो अपन देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसको हम बोल सकते हैं द्विपार्श्व सममिति या द्विपार्श्व सममित जीव। देखिए, जैसे अपन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जहाँ अपन एक ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक जीव है और इसमें ये इनके विंग्स हैं, ये इनके विंग्स हैं। अब देखो, इसके सेंटर से गुजरने वाला केवल एक ही तल ऐसा है जो जीव को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर केवल एक प्लेन ऐसा है, बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। इस प्लेन में कुछ ऑर्गन इधर रहेंगे, कुछ इधर नहीं रहेंगे। तो केवल मात्र एक तल
जो जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त करता है तो ऐसी समिति को बोलते हैं द्विपार्श्व समिति, और ऐसे जीवों को बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। यानी ओनली सिंगल प्लेन which pass through the center of the body of an organism can divide the organism into two equal parts। यानी जीव के केंद्र से गुजरने वाला केवल एक ही तल जीव को दो समान भागों में विभक्त करता है, तो ऐसे जीव कहलाते हैं द्विपार्श्व सममित जीव, और ऐसी समिति को बोलते हैं द्विपार्श्व समिति, बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे अपन एग्जांपल देखें तो प्लेटिहेल्मिन्थीन से लेकर के कोऑर्डिनेट समूह तक के सारे जीव क्या है, द्विपार्श्व समिति है। केवल कौन नहीं है, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। केवल वेस इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके और सारे के सारे जीव क्या है, द्विपार्श्व समित है। यह अपवाद है इकाइनोडर्मेट्स। अब यहां पर बताया कि शरीर की समिति के आधार पर जीव कौन कौन से हो गए, या तो असमित जीव जो दो समान भागों में विभक्त हो ही नहीं सकते, या अर्यसमित जीव जो किसी भी तल से दो समान भागों में विभक्त हो सकते हैं, या तीसरे कौन से हैं, द्विपार्श्व समित जीव जिनमें केवल एक ही तल ऐसा है जो जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त करता है। तो इसका मतलब शरीर की समिति के आधार पर भी जीवों को कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर एक बात और देखते हैं अपन, द ऑर्गेनिज्म विच हैव रेडियल सिमेट्री, ऐसे सभी जीव जिनमें अर्य समिति है, इन जीवों को एक ग्रुप में रख दिया रेडिएटा। कौन से समूह के अंदर रख दिया इनको, रेडिएटा। तो रेडिएटा समूह में आ जाएंगे केवल सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। अब यहां पर आपको बताया कि जो इकाइनोडर्मेटा है वो इकाइनोडर्मेटा भी अर्य समित है, लेकिन उनको रेडिएटा समूह में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि इकाइनोडर्मेट्स की जो लार्वा स्टेज है, लार्वल स्टेज है, वो लार्वा द्विपार्श्व समित होते हैं, इसलिए उनको इन्हीं के साथ सम्मिलित किया गया है। और जिन जीवों में द्विपार्श्व समिति है, यानी जो जीव बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, उनको एक ग्रुप में रख दिया बाइलेटेरिया, जिसमें प्लेटिहेल्मिन्थीन से लेकर के कोऑर्डिनेट तक के सारे जीव हैं। तो असमित जीव, अर्य समित जीव, द्विपार्श्व समित जीव। अर्य समित जीवों को रखा रेडिएटा समूह में, द्विपार्श्व समित जीवों को रखा बाइलेटेरिया समूह में। तो पहला बेस था अपना नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा है शरीर की समिति, और तीसरा अपन देखते हैं द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय जीव, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, तो तीसरा अपन बेस देखते हैं जर्म लेयर्स, यानी जनन स्तर। अब देखिए, अभी तक आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा कि जर्म लेयर्स क्या है। देखिए, कोई भी जीव है उनमें क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में एक फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक और एक मेल गैमेट, दोनों फ्यूज होते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बनता है जाइगोट, युग्मनज बनता है। अब इस युग्मनज में होते हैं डिवीजन होते हैं। तो देखिए, इस तरह के सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, इसको बोलते हैं मोरुला। ये सभी जीवों के भ्रूणीय प्रवर्धन में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये सारी की सारी स्टेजेज आती है। पहले क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बना, मोरुला बनने के बाद में क्या होगा कि देखिए, एक इस तरह की स्टेज आती है कि सारे के सारे सेल्स एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाते हैं और एक कैविटी बन जाती है। इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनने के बाद में क्या होगा
कि ब्लास्टुला बनने के बाद में ये तीसरी स्टेज आती है, नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है कि ये सारे के सारे सेल्स इस प्रकार से 3 या 2 जर्म लेयर में अरेंज हो जाते हैं, जनन स्तर व्यवस्थित जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो स्तर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और यहां पर जो ये जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं आर्केंट्रॉन यानी आधांत्र, और इसकी जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ब्लास्टोकोर, और ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। तो सारे के सारे जीवों के भ्रूणीय परिवर्तन में कौन कौन सी स्टेजेज आ गई? सबसे पहले जाइगोट, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला स्टेज आने के बाद क्या होगा गैस्ट्रुला स्टेज में कि सारे के सारे सेल्स या तो 2 जनन स्तरों में या 3 जनन स्तरों में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आगे जब जीव का डेवलपमेंट होगा तो आर्केंट्रॉन जो गुहा है, आर्केंट्रॉन जो कैविटी है, ये कैविटी तो बना देगी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और बाकी सारे के सारे जो ऑर्गन्स है वो या तो एक्टोडर्म वाले सेल से बनेंगे या मेसोडर्म वाले सेल से बनेंगे या एंडोडर्म वाले सेल से बनेंगे। जैसे हमारे शरीर की अधिकांश ग्रंथियां एंडोडर्मल है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो एक्टोडर्मल है, हमारा परिसंचरण तंत्र मेसोडर्मल है। तो यानी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो या तो एक्टोडर्म के सेल से बनेंगे या मेसोडर्म के सेल से बनेंगे या एंडोडर्म के सेल से बनेंगे। तो अगर किसी जीव के निर्माण में तीनों जनन स्तर भाग लेते हैं उन जीवों को ऊपर बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी त्रिस्तरीय जीव। यहां पर क्या बोल सकते हैं? यदि जीव के भ्रूणीय परिवर्तन की गैस्ट्रुला अवस्था में 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो उन जीवों को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय जीव। देखिए यहां पर जो प्लेटियल ग्रंथि समूह है, उस प्लेटियल ग्रंथि समूह से लेकर के और कॉर्डेट समूह के सारे जीव क्या है? त्रिस्तरीय है। दूसरा, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में केवल 2 ही जनन स्तर बनते हैं, ये मेसोडर्म लेयर नहीं बनती है। तो केवल कौन से स्तर बने? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उन जीवों को अपन बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। द्विस्तरीय जीव। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। तो यहां पर देखिए, आधार के लिए अपने जर्म लेयर्स, जनन स्तर। तो जीव के भ्रूणीय परिवर्तन की गैस्ट्रुला अवस्था में यदि सेल्स 3 जर्म लेयर में अरेंज होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटियल ग्रंथि से लेकर के कॉर्डेट तक के सारे जीव। लेकिन पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के समूह के जो जीव हैं, उन जीवों के गैस्ट्रुला अवस्था में केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरीय बनते हैं, मेसोडर्म नहीं बनता है। तो उनकी बॉडी वॉल में भी 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन जीवों को अपन क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जीव। तो पहला बेस था कोशिकाओं की संख्या, दूसरा था शरीर की संबिति, तीसरा है जनन स्तर, और नेक्स्ट जो बेस है अपन वो देखते हैं। तो जनन स्तर का देख लेना, या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर डिप्लोब्लास्टिक। चौथा जो अपन बेस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चौथा जो बेस है
डेवलपमेंट यानी परिवर्धन, और इस बेस पर जो जीव है वो या तो है प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स, वो अपन देखते हैं। तो देखो ये तो आ गई गैस्ट्रुल अवस्था जिसमें 3 जर्म लेयर आ गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। आपको ये बताया कि द आर्केंट्रॉन कैविटी इज डेवलप्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी आधांतर तो किस में डेवलप होगी, हमारी आरनाल में। द ब्लास्टोपोर मे बी डेवलप्स इनटू माउथ और एनएस। जो ब्लास्टोपोर है वो या तो एलिमेंट्री कैनाल का अग्रभाग, अग्र ओपनिंग जिसको अपन माउथ बोलते हैं, माउथ बनाएगा, या फिर ये क्या बनाएगा, लास्ट पार्ट यानी एनएस बनाएगा। तो द ऑर्गेनिज्म इन विच ब्लास्टोपोर इज डेवलप्स इनटू माउथ, दे आर बिलोंग्स टू ग्रुप प्रोटोस्टोम्स। ऐसे जीव जिनमें ब्लास्टोपोर मुख में विकसित होता है उन जीवों को अपन क्या कहेंगे, उनको कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। या अपन ये भी बोल सकते हैं यदि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान मुख का निर्माण, मुख का विकास एनएस से पहले होता है तो क्या है वो, प्रोटोस्टोम्स। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इफ द माउथ इज डेवलप्स बिफोर द एनएस, तो इसमें कौन से जीव आ जाएंगे, इसमें जीव आ जाएंगे कौन से, ये सारे के सारे, जैसे पोरीफेरा में तो एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, उसके बाद में सिलेंट्रेटा में भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं है ना, और टिनोफोरा में भी नहीं है, इनमें तो केवल सिंगल ओपनिंग ही है। और प्लेटियल मेंथिस की बात करें तो प्लेटियल मेंथिस में भी क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल केवल सिंगल ओपनिंग से खुद रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नॉन कोर्डेट्स, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेट्स एंड हेमिकोर्डेट्स, यानी इकाइनोडर्मेट और हेमिकोर्डेट के अलावा जितने भी एक स्तरीय के जीव हैं, जितने भी नॉन कोर्डेट हैं, वो किस ग्रुप में आ गए, प्रोटोस्टोम में आ गए। यानी इनमें गैस्ट्रुल अवस्था का जो ब्लास्टोपोर है वो डेवलप हो रहा है किसके अंदर, माउथ के अंदर, मुख में डेवलप हो रहा है। दूसरे जीव आ गए ड्यूटेरोस्टोम्स। कौन से जीव, द ऑर्गेनिज्म इन विच ब्लास्टोपोर इज डेवलप्स इनटू एनस। ऐसे सारे के सारे जीव जिनमें ब्लास्टोपोर किस में डेवलप हो रहा है, एनएस में डेवलप हो रहा है। या अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें एनएस का निर्माण माउथ से पहले होता है, द ऑर्गेनिज्म इन विच एनएस इज डेवलप्स बिफोर द माउथ, दे आर इंक्लूड्स इन ग्रुप ड्यूटेरोस्टोमिया। तो कुल मिलाकर क्या कहा, जनन स्तरों के आधार पर जीव या तो क्या है, प्रोटोस्टोम्स हैं, जिसमें कौन से जीव आ गए, सारे के सारे नॉन कोर्डेट, किसके अलावा, इकाइनोडर्मेट और हेमिकोर्डेट के अलावा, और ड्यूटेरोस्टोम यानी जिनमें ब्लास्टोपोर किस में डेवलप हुआ, एनएस के अंदर, उसमें कौन से जीव आ गए, सारे के सारे कोर्डेट्स विद इकाइनोडर्मेट्स एंड हेमिकोर्डेट। यानी दो ग्रुप तो किसके आ गए, नॉन कोर्डेट के, इकाइनोडर्मेट और हेमिकोर्डेट, और बाकी सारे के सारे जीव क्या है, कोर्डेट। ये सारे किस में आ गए, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम में आ गए। अब अपन जो नेक्स्ट बेस देखते हैं वो नेक्स्ट बेस है बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी आप किसको मानेंगे, आप ये बोल सकते हैं द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सिलोम। जैसे अपन देखें ये पेन है, इसके बाहर की जो कवरिंग है इसको मान लीजिए आप बॉडी वॉल है यानी देह भित्ति है, और इसमें जो रिफिल है वो है अपने आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको अपन बोल सकते हैं बॉडी कैविटी। अब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये दो रिफिल और ये जो इसकी बॉडी है, दोनों के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है,
खाली स्पेस है ही नहीं, तो अपन क्या बोल देंगे, स्पेस है लेकिन स्पेस के अलावा और कोई कवरिंग नहीं है, तो बोल देंगे स्यूडोसिलोमेट। और स्पेस भी है, जैसे मान लीजिए इसको टीएस देखें तो स्पेस भी है, ये बॉडी वॉल, ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें मेजोडर्म की एक कवरिंग भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको बोल देंगे यूसिलोमेट। तो कुल मिलाकर के बॉडी कैविटी के बेस पर अपन जीवों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एसिलोमेट यानी अगुह्य जीव, स्यूडोसिलोमेट यानी कूटगुह्य जीव, यूसिलोमेट यानी प्रगुह्य जीव। अब किस प्रकार से बॉडी कैविटी डेवलप हुई